नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम आधुनिक भारत के इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री जो इंडिया की है उसका हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से जितना भी आपका सिलेबस है आधुनिक भारत के इतिहास का उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो यह जो आपका क्रैश कोर्स होगा आधुनिक भारत के इतिहास का, सभी प्रकार की जितनी भी परीक्षाएं आगे होने वाली हैं या जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आपकी आगामी लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी के द्वारा जितने एग्जाम्स करवाए जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस तक के एग्जाम के लिए यह आपका क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट है। इस क्रैश कोर्स का हमारा पहला चैप्टर है उत्तरवर्ती मुगल शासक। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में उसको हम इस पहले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पहला चैप्टर है आधुनिक भारत के इतिहास के क्रैश कोर्स का, उसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट और पॉइंट को जगह दी हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, और जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु आप याद रखिएगा 1707 में हो जाती है। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो मुगल साम्राज्य था वह पतन की ओर बढ़ने लगता है, यानी कि मुगल साम्राज्य का जो पतन था वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है उसकी मृत्यु के पश्चात जो उसके 3 पुत्र थे मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श, इन तीनों में जो है उत्तराधिकार के लिए युद्ध स्टार्ट हो जाता है। इस उत्तराधिकार के युद्ध में जो 65 वर्षीय बहादुर शाह था वह विजयी होता है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो औरंगजेब का जो पुत्र था बहादुर शाह जो 65 वर्ष का था वह इस उत्तराधिकार के युद्ध में जो है विजयी होता है तथा अगला मुगल शासक यही बहादुर शाह बनता। तो आइए बात कर लेते हैं बहादुर शाह के बारे में। इसको मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं हम, जिसे आप ध्यान दीजिएगा, बहादुर शाह को मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासनकाल था 1707 से 1712 तक। ध्यान रखिएगा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो यह शासन करता है 1707 से लेकर 1712 के मध्य। इसने जो है मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी। आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका बहादुर शाह प्रथम था इसने मराठों और राजपूतों के प्रति जो है मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके द्वारा संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से मुक्त कर दिया जाता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ही यह मुगल शासक बनता है बहादुर शाह प्रथम, इसने संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से मुक्त कर दिया, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो बहादुर शाह था इसने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध भी स्थापित किए, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसने जो है गुरु गोविंद सिंह को जो है सम्मान भी दिया था। कौन सा सम्मान? तो खिलअत। गुरु गोविंद सिंह को खुश करने के लिए इसने जो है खिलअत और उच्च मनसब प्रदान किया, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो आपका बहादुर शाह प्रथम था जिसको मुअज्जम के नाम से जानते हैं, इसको शाह बेखबर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो बहादुर शाह प्रथम था इसको शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। उत्तरवर्ती मुगल शासक जो पहला था आपका बहादुर शाह प्रथम, जिसको हम मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं, इसको शाह बेखबर कहा जाता था। ये था पहला शासक आपका। दूसरा शासक इसके बाद कौन बनता है? इसकी मृत्यु के बाद शासक बनता है जहांदार शाह। तो जहांदार शाह के बारे में ये देख लेते हैं। जहांदार शाह जो है 1712 से लेकर 1713 तक शासन करता है और 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जहांदार शाह जो है जुल्फिकार खां के सहयोग से शासक बना, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और इसका पुत्र था बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था जहांदार शाह, यह अगला मुगल शासक बनता है जुल्फिकार खां के सहयोग से। इसके बाद जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया तथा उन्हें मिर्जा की उपाधि दी थी, भी फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद जहांदार शाह को जो लोग थे उसके साम्राज्य के जो लोग थे उनको लंपट और मूर्ख भी कहते थे। आप ध्यान दीजिएगा, स्टार मार्क इसको कर लीजिएगा, यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो जहांदार शाह को जो लोग थे लंपट और मूर्ख कहा कहते थे। इसके बाद 1713 में जहांदार का भतीजा फर्रुखसियर जो है सैयद बंधुओं के साथ सहयोग से
जो है उसे परास्त कर सिंहासन पर बैठ जाता है। यानी कि जो जहांदार का भतीजा था फर्रुख हसियर जो है सैयद बंधुओं के सहयोग से अगला मुगल शासक बनता है। तो आप इसे याद देखिएगा। सैयद बंधु कौन थे? आप याद देखिएगा, इनको किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ये दो भाई थे, इनका नाम क्या था? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। आप ध्यान दीजिएगा, नाम आपसे पूछा जा सकता है कि सैयद बंधुओं का नाम क्या था, तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। इन्हीं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली के सहयोग से जो फर्रुखसियर था यह अगला मुगल शासक बनता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो 1713 से 1719 तक शासन करता है आपका फर्रुखसियर। जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त इसके द्वारा किया जाता है। फैक्ट आप ध्यान दीजिएगा, जो फर्रुखसियर था इसके द्वारा जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया जाता है। सैयद बंधुओं द्वारा जो है इसकी हत्या करवा दी जाती है। जैसे सैयद बंधु देखते हैं कि इसका जो प्रभाव है फर्रुखसियर का बढ़ता जा रहा है, तो इसके प्रभाव से भयभीत होकर जो सैयद बंधु थे इन्होंने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र में जो है इसकी हत्या कर दी फर्रुखसियर की। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला शासक कौन बनता है इसकी मृत्यु के बाद, फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद? तो अगला शासक बनता है आपका मोहम्मद शाह। काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक था, तो इसके बारे में ये फैक्ट और पॉइंट जान लेते हैं। तो आपका जो मोहम्मद शाह था यह शासन करता है आपका 1719 से लेकर 1748 तक। इसके शासनकाल में जो है अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद इत्यादि। ये सभी जो स्वतंत्र राज्य थे ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में उदय हुए। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, कई एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा मुगल शासक था जिसके शासनकाल में स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह। कौन कौन से राज्य थे? तो आपका बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद, ये सभी राज्य थे जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए मोहम्मद शाह के शासनकाल में। इसके बाद मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होंगे उन्हीं को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हुए चलेंगे क्रैश कोर्स के माध्यम से। इस वीडियो के समाप्ति पर यानी कि जैसे ही आपका उत्तरवर्ती मुगल शासकों का फैक्ट और पॉइंट वाला जो आपका सेशन है समाप्त होगा, हमने लास्ट में इससे जुड़े एमसीक्यूज को भी रखा हुआ है ताकि आपकी जो पकड़ है प्रत्येक चैप्टर पर अच्छे से बन जाए एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद। तो वीडियो को पूरे अंत देखिएगा, अंत में हम इससे जुड़े एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। फैक्ट आप याद देखिएगा, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था और इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। इसके बाद मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण होता है। 1739 में करनाल के युद्ध में मुगलों की हार होती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो नादिर शाह था उसने जो है मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया तथा 1739 में करनाल का युद्ध होता है जिसमें मुगल हार जाते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा। इस युद्ध में हारने के बाद जो नादिर शाह था वह भारत से 30 करोड़ रुपए नगद, सोना, चांदी के अतिरिक्त कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का जो रत्न जड़ित सिंहासन था, तख्ते था, उसको भी अपने साथ ले जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली ने मोहम्मद शाह के समय ही प्रथम बार 1748 में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसे भी आप याद देखिएगा। दो इंपॉर्टेंट आक्रमण हुए थे मोहम्मद शाह के टाइम काल में। एक तो किया था नादिर शाह ने और दूसरा किया था अहमद शाह अब्दाली ने। अहमद शाह अब्दाली ने कब किया था? तो 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था और जो है मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में। तो आप इसे याद देखिएगा। उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद कुछ समय तक शासन करता है अहमद शाह। इसके बाद जो है अहमद शाह शासन करता है लगभग आपका 1748 से 1754 के मध्य। 1748 से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अहमद शाह आलम। मोहम्मद शाह के बाद जो अगला शासक बनता है आपका अहमद शाह। अहमद शाह का टाइम पीरियड क्या होता है? आपका होता है 1748 से 1754 तक। ये इतना इंपॉर्टेंट शासक नहीं था, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और इसके बाद अहमद शाह के बाद शासन करता है आलमगीर द्वितीय। तो ये दो शासक हैं जो आपके मोहम्मद शाह के बाद आते हैं। और मोहम्मद शाह के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट शासक आता है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वह था आपका शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय शासन करता है आपका 1759 से लेकर 1806 के मध्य। तो आप इसे याद देखिएगा, 1706 से 1806 के मध्य आपका शाह आलम द्वितीय शासन करता है। इसके शासन से पहले दो मुगल शासक और थे जो मैंने आपको बताया अभी, जो आप शासन करते हैं मोहम्मद शाह के बाद भी। उनके बारे में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मोहम्मद शाह के बाद शासक
शासक कहता है कौन, आपका अहमद शाह। अहमद शाह का जो टाइम पीरियड था आपका 1754 से लेके जो है 1748 होगा, 1748 से लेके 1754 तक जो है आपका कौन शासन करता है, तो आपका अहमद शाह करता है। और अहमद शाह के बाद शासन करता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जो था यह शासन करता है कब से कब तक, तो 1754 से लेके 1759 तक जो है आलमगीर द्वितीय शासन करता है। ये इतने इंपॉर्टेंट शासक नहीं है, इसलिए हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो आलमगीर द्वितीय के बाद शासक बनता है शाह आलम द्वितीय। इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए हमने इसको सम्मिलित किया हुआ है। तो शाह आलम द्वितीय इसने शासन किया 1759 से 1806 के मध्य। इसने 1764 में बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। यानी कि शाह आलम द्वितीय के समय जो है बक्सर का फेमस युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। इसमें जो है अंग्रेजों के खिलाफ 3 भारतीय सेनाओं ने हिस्सा लिया था। कौन कौन सी, तो एक तो शाह मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की सेना हो गई, उसके बाद बंगाल के नवाब मीर कासिम की सेना हो गई, और तीसरी आपकी हो गई अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना। इन तीनों सेनाओं ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। तथा ईस्ट इंडिया कंपनी जब यह युद्ध हुआ था आपका 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उस समय आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का नवाब कौन था, तो आप ध्यान दीजिएगा बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का नवाब था हेक्टर मुनरो। कौन था, तो हेक्टर मुनरो जो था, हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय क्या था, तो सेनापति था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत, कई बार एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा जाता है। तो हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय सेनापति था जब बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है इन तीनों सेनाओं की हार होती है, और हारने के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इलाहाबाद की संधि करी शाह आलम द्वितीय के साथ। इसे भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। बक्सर के युद्ध में हारने के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इलाहाबाद की संधि करी शाह आलम द्वितीय के साथ। इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इस संधि के उपरांत जो है शाह आलम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र प्रदान किया गया, तथा जो शाह आलम द्वितीय था इसको जो है पेंशन युक्ता बना दिया गया। यानी कि कंपनी इसको वार्षिक पेंशन देने के लिए तैयार हो गई थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है अगला शासक बनता है आपका अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का शासन पीरियड था आपका 1806 से 1837 के मध्य। अकबर द्वितीय के बाद एक अगला इंपॉर्टेंट शासक आता है बहादुर शाह द्वितीय, जो कि लास्ट शासक भी है आपका मुगल उत्तरवर्ती मुगल शासकों में सबसे लास्ट यह है बहादुर शाह द्वितीय। इसको जो है हम जफर के नाम से भी जानते हैं, बहादुर शाह जफर के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह अंतिम मुगल बादशाह था। इसने जो है आपका 1857 की क्रांति में भाग लिया था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने इसको दंड दिया, और दंड देने के लिए उन्होंने इसको रंगून भेज दिया, जहां पे इसकी 1862 में मृत्यु हो जाती थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, इसको जो है अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया था। क्यों किया था, क्योंकि इसने जो है 1857 के संग्राम में विद्रोहियों का साथ दिया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, और वहीं पे रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती था। आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो बहादुर शाह जफर था इसने दिल्ली में नेतृत्व किया था आंदोलन का 1857 के बख्त खां के सहयोग से। इसे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। तो यहाँ पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट उत्तरवर्ती मुगल शासक बन सकते थे उनके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में। तो आइए MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की मृत्यु के उपरांत मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। मैंने आपको पढ़ाया था, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। जैसे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके पश्चात जो मुगल शासन था वह जो है ढहने लगता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को शाहे बेखबर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वह कौन सा मुगल शासक था जिसको शाहे बेखबर कहा जाता था। तो शाहे बेखबर कहा जाता था आपका बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बहादुर शाह प्रथम जिसको हम मुअज्जम के नाम से जानते हैं, इसको शाहे बेखबर कहा जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मुगल बादशाह जहांदार शाह को लोग क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो मुगल बादशाह था, जो उत्तरवर्ती मुगल बादशाह था
आपका जहांदार शाह, इसको लोग लंपट और मूर्ख कह के इसका मजाक उड़ाते थे। तो ऑप्शन जो आपका बी है 100% सही है, लंपट और मूर्ख कह के। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह की हत्या सैयद बंधुओं ने कर दी थी? तो मैंने आपको बताया था फारुखसियर की हत्या जो है सैयद बंधुओं के द्वारा कर दी गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फारुखसियर की हत्या। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने बक्सर के युद्ध में हिस्सा लिया था? तो मैंने आपको बताया था बक्सर के युद्ध में हिस्सा लिया था शाह आलम द्वितीय ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए 100% सही हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय ने जो है बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ था उसमें हिस्सा लिया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बक्सर के युद्ध में 3 सेनाओं ने हिस्सा लिया था भारत की। शाह आलम द्वितीय की सेना हो गई, बंगाल के नवाब मीर कासिम की सेना और अवध के नाम सुजाउद्दौला की सेना। अवध के नवाब सुजाउद्दौला की सेनाओं ने मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, जिसमें इन तीनों लोगों की सेनाओं की हार होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि कब की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बक्सर के युद्ध में हारने के बाद जो है इलाहाबाद की संधि की गई थी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। तो इलाहाबाद की जो संधि थी यह कब की गई थी? तो 12 अगस्त 1765 को, आप ध्यान दीजिएगा, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद में जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है इलाहाबाद में जो है यह संधि की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। इस संधि के पश्चात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को दे दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा। और इस संधि के उपरांत जो मुगल बादशाह थे उसको पेंशन योग्यता भी बना दिया गया था। लगभग 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देने की घोषणा कर दी गई थी मुगल बादशाह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इलाहाबाद की संधि के उपरांत अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को कितने रुपए की वार्षिक पेंशन देने की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद की संधि के उपरांत अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देने की घोषणा की थी। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था जिसे 1857 की क्रांति में हिस्सा लेने के कारण अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया और बाद में रंगून में ही उसकी मृत्यु हो गई? तो यह अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन आपका जो बी है 100% सही है। बहादुर शाह जफर जो था इसने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था और इसी विद्रोह में हिस्सा लेने के कारण जो है इसको जो है रंगून अंग्रेजों के द्वारा निर्वासित कर दिया गया था तथा यहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी। तो बहादुर शाह जफर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्रैश कोर्स का हमारा जो पहला लेक्चर था उत्तरवर्ती मुगल शासक उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।